जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स वेबसाइट में रजिस्टर किया था और इस स्क्रीन पर पहुंच गए थे। इस स्क्रीन से ही इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो चलिए देर किस बात की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेज की हेडिंग है रिटर्न समरी। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है क्योंकि हम बार बार इस पेज पर लौटेंगे। इस स्क्रीन पर 5 बॉक्स बने हुए हैं। इन सभी बॉक्सेस के नीचे एक फॉर्म छुपा हुआ है जो हमें भरना है। सभी फॉर्म्स को भरना बहुत सरल है। तो ये फॉर्म्स हैं क्या? तो पहला फॉर्म है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें हम अपना नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भरेंगे। नंबर 2, ग्रॉस टोटल इनकम। इस फॉर्म को हम अपने फॉर्म 16 को देखकर भरेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपको पीएओ या पीसीडीए पेंशन से हर साल जून जुलाई के महीने में फॉर्म 16 आता है, जिसमें आपकी इनकम और टैक्स के डिटेल्स लिखे होते हैं। बस हमने उसी में से ये डिटेल कॉपी करने हैं और अपने रिटर्न में भर देने हैं। नंबर 3, टोटल डिडक्शंस। डिडक्शंस का अर्थ है ऐसे कोई अलाउंस जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में यह भी बहुत सरल हो गया है क्योंकि सारे डिडक्शंस खत्म कर दिए गए हैं। हम में से 99% से ऊपर लोगों के लिए टोटल डिडक्शंस के फॉर्म में 0 आएगा। नंबर 4, टैक्स पेड। यह भी फॉर्म 16 में लिखा होगा, हम उसमें से कॉपी करेंगे और इस फॉर्म में भर देंगे। और अंत में सबसे नीचे जो बॉक्स है वो है टोटल टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी का अर्थ है कि आपको कुछ और टैक्स देना है या नहीं। ये इनकम टैक्स वेबसाइट खुद से कैलकुलेट करेगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि इन सभी फॉर्म्स को भरना बहुत सरल है। तो चलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म से शुरुआत करते हैं। तो मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक किया और इसको क्लिक करते ही पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये पेज मेरे सामने आ गया। तो इसके अंदर क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन है? बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर। ये पहले से ही भरे हुए हैं क्योंकि जब मैंने रजिस्टर किया था तो मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पैन नंबर भरा था। डेट ऑफ बर्थ भी भरी थी। आधार नंबर मैंने अब भर दिया है। तो ये पर्सनल डिटेल्स मैंने इसके अंदर फिल कर दिए। तो ये पर्सनल डिटेल्स का जो पेज है थोड़ा लंबा है। ये ऊपर का हाफ ही मैंने दिखाया है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल भरने हैं। तो ये आ गया उसका नीचे का हिस्सा। अब इसके अंदर मैंने एड्रेस भर दिया है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे, वो ऑटोमेटिकली आ गए। उसके नीचे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस बॉक्स के अंदर जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, जब उसके अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम पर कौन से ऑप्शंस लागू होंगे? वो 2-3 जो ऑप्शंस लागू हैं। सबसे पहला है सर्विंग सोल्जर्स के ऊपर। तो जो भी आप में से लोग सर्व कर रहे हैं, अभी फौज में नौकरी चालू है, उसमें आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। और क्या ऑप्शन होंगे जो हम पर लागू हो सकते हैं? वो हो सकते हैं सीजी पेंशनर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स। तो जो भी लोग पेंशन चले गए हैं, वेटरन है मेरी तरह, उनके ऊपर ये ऑप्शन लागू होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे लास्ट में एक है नॉट एप्लीकेबल, फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशनर। तो जो भी सोल्जर्स की डेथ हो गई है और उनकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन लागू होगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन। तो वो इसको क्लिक करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर हमारे ऊपर 3 चीजें लागू थी। सर्विस सोल्जर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशनर्स के लिए सीजी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन। तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं उसके नीचे, और उसके नीचे ये पूछ रहा है फाइलिंग अंडर विच सेक्शन। तो पहला है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) और ये लिखा हुआ है रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। मतलब अगर आपने ड्यू डेट जो थी फाइल करने की टैक्स रिटर्न को, उससे पहले फाइल किया है, टाइम पर फाइल किया है। और ये ड्यू डेट जो है वो अमूमन होती है हर साल 31 अगस्त को। तो जैसे जब आप असेसमेंट ईयर 2025-26 का रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो फाइल करना होगा 31 अगस्त 2025 से पहले। और अगर आप टाइम पर फाइल कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर क्लिक कर देना है और टाइम पर ही फाइल करना है, क्योंकि अगर आप उस ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। अब दूसरा जो मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है वो है फाइलिंग अंडर 139(5).
और उसकी जो परिभाषा लिखी हुई है वो है रिवाइज्ड, रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। तो ये होता है कि अगर आपने आज ही फाइल किया रिटर्न और कल आपको पता लगा कि मेरे से उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, मुझे कोई इनकम दिखानी चाहिए थी मैंने नहीं दिखाई, या कोई एग्जेम्पशन लेनी थी पर नहीं ली, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप ड्यू डेट से पहले याद रखने वाली बात यह है कि आप ड्यू डेट से पहले कितनी भी बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और आपका जो लेटेस्ट रिटर्न है उसको ही आपका फाइनल रिटर्न माना जाएगा। तो आपने मान लीजिए 1 अगस्त को अपना रिटर्न फाइल किया और 3 अगस्त को आपको पता लगा कि उसमें कुछ आपने करेक्शन करनी है, तो आपने अंडर सेक्शन 139(5) आपने दोबारा फाइल किया, उसके अंदर करेक्ट इंफॉर्मेशन डाली, तो जो आप 3 अगस्त को फाइल कर रहे हैं वो आपका फाइनल रिटर्न माना जाएगा। जो आपने 1 अगस्त को फाइल किया था वो डिलीट हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो क्योंकि मैं अपना रिटर्न टाइम पर फाइल कर रहा हूं तो इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया सेक्शन 139 ब्रैकेट में 1, और इसी पेज में नीचे चलते हैं और ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर जो है सबसे ऊपर वो पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम, मतलब आप क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में तो नहीं भरना चाहते हैं। तो हमने आंसर देना है नो। नो का मतलब है कि नहीं, हम न्यू टैक्स रिजीम को ही अपना टैक्स रिजीम बनाना चाहते हैं, हमारा जो ITR है इनकम टैक्स रिटर्न हम न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर नो के अंदर क्लिक कर दिया और उसके नीचे आया तो उसमें लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स देने हैं अपने। तो जहां जहां भी आपके बैंक अकाउंट हैं उसका डिटेल आप यहां पर देंगे। तो मैंने बैंक डिटेल्स के नीचे जो बटन बना हुआ है ऐड अनदर, उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया और वो बॉक्स बोल रहा है, ये जब भी बॉक्स आता है इसको इंफॉर्मेशन बॉक्स बोलते हैं। तो इस पर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू बैंक पोर्टल फॉर एडिंग द डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट। मतलब जब आप ओके बटन या कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो आप बैंक के पोर्टल पर चले जाएंगे जहां से कि आप बैंक अकाउंट के डिटेल्स भर पाएंगे। तो मैंने यहां पर कंटिन्यू का बटन क्लिक किया और ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया। अब इसके अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने हैं। तो सबसे ऊपर बैंक अकाउंट का नंबर डाला और उसके राइट में जो है उसको कंफर्म करना है, तो 2 बार बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके नीचे अकाउंट टाइप सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट जो भी है, तो यहां पर मैंने सेविंग बैंक अकाउंट डाल दिया। उसके नीचे है अकाउंट होल्डर टाइप, इसमें मैंने प्राइमरी को क्लिक किया क्योंकि अगर जॉइंट अकाउंट भी है तो मेरा नाम उसमें पहले है, इसलिए मैंने प्राइमरी को क्लिक कर दिया। IFSC कोड हर बैंक की हर ब्रांच के लिए अलग अलग होता है और ये हर चेक के ऊपर लिखा होता है। तो चेक के ऊपर आपने चेक करना है और यहां पर IFSC कोड उसको एंटर कर देना है। और नीचे सबसे नीचे जो बॉक्स है, नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, मतलब ये अगर आपका मेन बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि अगर कोई रिफंड हो तो इस अकाउंट में आए, तो आपने यस का बटन क्लिक कर देना है और यहां पर क्लिक करके आपने उसको वैलिडेट का जो बटन है सबसे नीचे राइट हैंड साइड को, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए अगर आपके 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं और ये वो बैंक अकाउंट है जिसको आप रिफंड के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो आपने यहां पर लास्ट वाले बॉक्स में नो का बटन क्लिक करना है। बस इतना ही फर्क है, बाकी जो जितने भी बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने का प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। पर एक ही बैंक अकाउंट है जिसको आप रिफंड को लेने के लिए वैलिडेट करेंगे। तो यहां पर जो राइट हैंड साइड में बटन है नीचे वैलिडेट, उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया। यहां पर बैंक ने जो हमें OTP भेजा है उस OTP को हम एंटर करेंगे और फिर से वैलिडेट का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये बोलेगा योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी सेंट टू द रिस्पेक्टिव बैंक शॉर्टली। जैसे मैंने ICICI बैंक को अगर नॉमिनेट किया है रिफंड डिटेल्स के लिए, तो इनकम टैक्स वेबसाइट उस बैंक अकाउंट में मेरे अकाउंट के डिटेल्स भेजेगी और उनको बोलेगी कि इसको वैलिडेट कीजिए कि ये बैंक अकाउंट डिटेल्स इस बंदे के करेक्ट हैं या नहीं। और ये बोल रहा है द वैलिडेशन स्टेटस विल बी अपडेटेड इन 10 to 12 वर्किंग डेज। बोलते 10 to 12 वर्किंग डेज है पर बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने देखा कि अब जब मैंने वैलिडेट किया था अपने बेटे के लिए तो वो एक ही दिन में वैलिडेट हो गया।
तो ये हो गया बैंक अकाउंट्स का वैलिडेशन, और आपने ये जो इंफॉर्मेशन बॉक्स है उसके नीचे जो लिखा हुआ है क्लोज, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बॉक्स वहां से गायब हो जाएगा, और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट मैंने अभी अभी अपना वो किया है वो नीचे लिखा हुआ आ गया है, उस बैंक अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में, और उसके नीचे लिखा हुआ है वैलिडेटेड, मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को वैलिडेट कर दिया। और उसके नीचे एक और बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें दो चीजें लिखी हुई हैं। जो नंबर 1 है वो कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि आपने जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी को यहां पर ऐड करना है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट वगैरह हैं जिसमें आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं, ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट में वो इंफॉर्मेशन जो भी आपको उसके अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर लिखेंगे नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी फिक्स डिपॉजिट के बारे में पता नहीं चलेगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इस इनकम टैक्स वेबसाइट किस प्रकार से बैंक्स की वेबसाइट से कनेक्टेड है। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन वो लिखा हुआ है वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितने भी बैंक अकाउंट आप यहां पर डाल रहे हैं उनमें से एक आप नॉमिनेट कर सकते हैं रिफंड के लिए। और जब भी आपका रिफंड आएगा, अगर कोई रिफंड होगा तो वो उसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो ये हमने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर दिया, और उसके नीचे जो बटन है कंफर्म, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, और ये क्लिक करते ही हम वापस आ गए अपने रिटर्न समरी के पेज पर जहां से हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत की थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन के राइट में एक ग्रीन कलर का टिक आ गया है, और ग्रीन कलर में ही लिखा हुआ है कंफर्म्ड, मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी आपने कंफर्म कर दी है। अगर कुछ और आप इसमें भरना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड को एक बटन दिया हुआ है मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड, कि अगर आपको कुछ चेंज करना है, मान लीजिए एड्रेस चेंज करना है, तो मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड के बटन पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया, जहां हमने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना नाम, नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस और बैंक अकाउंट के डिटेल्स इनकम टैक्स की वेबसाइट में भर दिए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि आपने एक ही बार भरना है। अगले साल जब तक भी आप रिटर्न भरते रहेंगे, ये डिटेल्स पहले से ही भरे हुए आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना पड़े, पर बाकी सब डिटेल्स जो है पहले से भरे मिलेंगे आपको, उसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप अगले साल रिटर्न भरेंगे, आपने सीधा कंफर्म का बटन दबाना है और ये आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड। तो ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं उसके नीचे जो बटन है ग्रोस टोटल इनकम। अब हम इनकम के डिटेल्स भरेंगे और टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, ये पेज हमारे सामने आ गया। तो इस पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रोस टोटल इनकम, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारे केस में इन क्वेश्चंस का कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसलिए इस पेज के नीचे एक बटन है स्किप द क्वेश्चंस, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये सारे क्वेश्चंस गायब हो जाएंगे और सीधा हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम वाला ये पेज हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये पेज आ गया जिसमें अब मैं अपने इनकम के डिटेल्स भरूंगा। अब ये डिटेल आएंगे कहाँ से? ये सभी डिटेल्स आएंगे फॉर्म 16 से। तो अगर सर्विंग सोल्जर्स हैं तो आपके पास PAOR से हर साल फॉर्म 16 आता है जून जुलाई के महीने में, और जो पेंशनर्स हैं उनके पास CDA पेंशन से स्पर्श के अंदर फॉर्म 16 आता है। तो हम उस फॉर्म 16 को खोलेंगे और अपने सैलरी के डिटेल इसमें भर देंगे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सरल है। आपने उसमें देखना है और इसके अंदर भरना है। तो चलिए पहले एक फॉर्म 16 पर नजर डालते हैं। तो ये है फॉर्म 16 एक सर्विंग सोल्जर का। इसमें मैंने उसका नाम छुपा दिया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल के नीचे दिखाया हुआ है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो मैंने अपने बेटे का नाम इसमें लिख दिया है। उसके नीचे है असेसमेंट ईयर / टैक्स ऑप्शन। तो असेसमेंट ईयर जैसे मैंने बताया 2024-25 में मैंने ये रिटर्न भरा था, जबकि अभी जो आप रिटर्न भरेंगे वो उसमें फॉर्म 16 जो आएगा उसमें पहले से ही लिखा होगा 2025-26 / न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया है। उसके अगला बॉक्स है पीरियड। ये है वो पीरियड जिसमें आपने वो पैसा कमाया है जिसका रिटर्न आप भर रहे हैं। तो वो पैसा कब कमाया होगा? जब आप अभी भरेंगे वो कमाया होगा
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। जबकि मैंने जो ये रिटर्न फाइल किया था वो था 2023-2024 का, तो इसमें 2023-2024 लिखा हुआ है। उसके नीचे है Q1, Q2, Q3, Q4, इसके अंदर जो भी सैलरी स्लिप में या पेंशन स्लिप में टैक्स काटा है PAOR या CDA पेंशन ने, वो क्वार्टर वाइज डिटेल दिए हुए हैं और टोटल अमाउंट लिखा हुआ है जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कटा है इन जवान का, वो कटा है 48,328 रुपए, 48,328 रुपीज। ये सोर्स पे ही CDA पेंशन या PAOR ने काट लिया है और इसके डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी भेज दिए गए हैं, जो कि आपको फॉर्म 26 में मिलते हैं। फॉर्म 26 के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये था फॉर्म 16 का ऊपर का हिस्सा। अभी इसी में नीचे चलते हैं। अब इसके नीचे जो है PAOR या CDA पेंशन्स ने इनकम या पेंशन के डिटेल दिए हुए हैं। तो ये सर्विंग सोल्जर हैं, तो इनके केस में है ग्रोस सैलरी 9,59,786 रुपए, 9,59,786 रुपीज पूरे साल की इनकी ग्रॉस सैलरी है। उसके नीचे है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज। मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर जो वीडियो किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी सैलरीड लोग होते हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनकी इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कम कर दिया जाता है ताकि उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। तो पिछले साल ये अमाउंट 50,000 रुपए था और जैसा कि आपको मालूम है अभी बढ़ाकर उसको कर दिया गया है 75,000 रुपीज। तो पिछले साल के हिसाब से जो फॉर्म 16 आया था उसमें POR ने लिख के दिया इन जवान को 50,000 रुपीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे है लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो इसमें आपको PAOR या CDA पेंशन पहले ही लिख के देगा कि आपको कोई क्या ऐसा अलाउंस मिला है जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंडर भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जैसे कि काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस हो गया या फिर फील्ड अलाउंस हो गया या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस हो गया। तो ये सब जो अलाउंसेस हैं इनका कुछ हिस्सा न्यू टैक्स रिजीम में भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपकी इनकम में से जो आपका ये अलाउंस का एग्जेम्प्ट जो हिस्सा है वो इनकम में से कम कर दिया जाएगा इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर आपके फॉर्म 16 में वो लिखा हुआ आया। इस केस में ये जवान जो है पीस में पोस्टेड था तो इसलिए वो 0 लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है बैलेंस इनकम आ गई, मतलब कि 9,59,786 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी माइनस कर दिया और जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस थे उनको भी माइनस कर दिया। तो इस जवान की इनकम आ गई 9,09,786 रुपए। तो ये जो है फॉर्म 16 में लिखा हुआ आया है। अभी हम इसी को आगे लेके जाएंगे और अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फॉर्म में भर देंगे। बहुत ही सरल है। अब मैंने एक और रेड बॉक्स बनाया है उसके नीचे, उसमें लिखा है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम में लागू होती थी, न्यू टैक्स रिजीम में ये लागू नहीं है। क्योंकि ये फॉर्म 16 PAO ने न्यू टैक्स रिजीम के अंडर बनाया है तो उन्होंने इन सभी एग्जेम्पशंस के आगे पहले से ही 0 लिख दिया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने इनकम टैक्स फॉर्म पर और ये आ गया हमारा फॉर्म जिसमें हमने अपनी इनकम्स के डिटेल्स भरने हैं। लेकिन इसे हम आज नहीं भरेंगे, इसे हम भरेंगे ITR पर तीसरे और अंतिम वीडियो में। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि मुझे अपने वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हैं, अगर बनाए तो वो मेरे चैनल को छोड़कर चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।